हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द ईपीएफ हायर पेंशन। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, आपको ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजीली मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्या चीज़ है ईपीएफ हायर पेंशन और इसमें आपको ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप डिसीजन कैसे ले सकते हो। सो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ईपीएफ हायर पेंशन। सबसे पहले तो ये क्या, तो हम बात करते हैं कि ये ईपीएफ हायर पेंशन के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, इसमें क्या क्या आपका फाइनेंशियल एडवांटेज है, क्या क्या फाइनेंशियल ड्रॉबैक है, सबके हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि आपको सिंपली समझ में आ जाए। वैसे तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईपीएफ हायर पेंशन जो है उसमें ईपीएफ स्कीम जो है, अभी जो करंट स्कीम है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो ईपीएफ जो है उसमें करंट स्कीम क्या है। करंट स्कीम ये है कि आपका ईपीएफ जो होता है मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो आपका होता है उसमें 12% ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है और 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे आपका ईपीएफ फंड जो है वो अब तक आपका जो भी जमा राशि है वो ईपीएफ का फंड होगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो है, जो ईपीएस स्कीम है, उसके तहत 8.33% जो होता है उसका सेलिंग लिमिट अब तक 15,000 रुपीज था, जिसके तहत आपके ईपीएस के 1250 रुपए हर महीने कट रहे थे। अगर आप ईपीएफ का पासबुक में देखोगे तो एक लास्ट कॉलम होगा जिसमें 1250 रुपए हर महीने कट रहे होंगे आफ्टर 2014 से पहले आप देखोगे तो 541 रुपीज हर महीने कट रहे होंगे, क्योंकि उससे पहले सेलिंग लिमिट जो था वो 6,500 रुपीज था। तो आपका 8.33% ऑफ द 6,500 गिनोगे तो 541 रुपीज कट रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू दैट ये जो पेंशन फंड जमा आपका हो रहा था उस पर आपको पेंशन मिलने वाला था, जिसका मैक्सिमम लिमिट जो था वो 7,500 रुपये था। इसकी भी हम बात करेंगे। अब ये जो लिमिट जो है, ये सेलिंग लिमिट ये हटा दिया है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, आपका जितना सैलरी होगा उतना पेंशन आपको मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसको चलिए अब डिटेल में समझते हैं इसको कैसे लेना है। मतलब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। आप अगर ये पेंशन स्कीम लेना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो कि नहीं हो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वही एम्प्लॉय एलिजिबल है जिसने ज्वाइन किया है ईपीएफ को। देखो, जिसने ज्वाइन किया है एक्चुअली जॉब को, लेकिन आपने जब भी कोई भी जॉब ज्वाइन किया है तो आपका ईपीएफ अकाउंट खुल गया है और आपका ईपीएफ मतलब पीएफ कटना स्टार्ट हो चुका है। मतलब आपने ईपीएफ को ज्वाइन किया है तो आपने ईपीएफ को ज्वाइन किया है अगर बिफोर 1 सितंबर 2014 तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरा, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताओ कि आपका ईपीएस का 1250 रुपया जो कट रहा है हर महीने, आप ईपीएफ का पासबुक जाके देख लो और उसमें अगर इतना कट रहा है आपका तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसको जो स्कीम सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था इसे कहते हैं ईपीएस 95। सर इसे ईपीएस 95 क्यों कहते हैं? एक्चुअली 1995 में ये स्कीम जो है स्टार्ट हुआ था। जब मैंने आपको जो सेलिंग लिमिट बताया 6,500 उस पे से पैसा कट रहा था, तो 1995 से 2014 तक ये सेलिंग लिमिट 6,500 था। उसके बाद 2014 में अगेन केस हुआ था, तो केस के बाद वो सेलिंग लिमिट बढ़कर 6,500 से 15,000 हो गया और अगेन केस हुआ तो ये सेलिंग लिमिट बिल्कुल हटा दिया है, मतलब कोई लिमिट ही अब नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में आगे। अगर एम्प्लॉय ने अमाउंट विड्रॉ कर लिया है अपने ईपीएफ अकाउंट से तो क्या वो एलिजिबल है हायर पेंशन स्कीम के लिए? हाँ, अगर पूरा अमाउंट रीपे कर दो या तो इतना अमाउंट आपने लिया ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक्चुअली ईपीएस के तहत आपका अमाउंट कट रहा था, ठीक है। आपका जो 8.33% आपका कंपनी जो है वो ऑलरेडी आपका ईपीएफ में डाल रहा था, तो अब वो ईपीएफ से उठा लेगा। क्यों? क्योंकि अब वो ईपीएफ से उठा के ईपीएस में डालना है, इसलिए। तो अब इतना पैसा जो आपका है वो ईपीएफ से चला जाएगा। मतलब आपका जितना भी आपका जॉब हुआ है 4,000, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं अप्रोक्सीमेट आपका 20 इयर्स का जॉब हुआ है, तो अराउंड वो डिपेंड्स ऑन सैलरी, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन वो 12 से 15 लाख के बीच में हो सकता है अगर 20 ईयर का सैलरी आपका जॉब हुआ है तो देखिए यहाँ पे हम एवरेज एक बात करें
तो इसमें आपको मतलब रीपे करना पड़ेगा आपने अगर विड्रॉ किया है मनी तो, और आपने कोई भी विड्रॉ मनी नहीं किया है तो आप एलिजिबल हो, आपको कुछ ही नहीं करना है। आपका जो भी ईपीएफ में जो भी पैसा जमा हुआ है 8.33% कंपनी ने जो जमा किया है वो क्या होगा, वो आपका ईपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई दिस हायर पेंशन, तो एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है आपका एम्प्लॉय को और आपका मतलब एम्प्लॉयर को, जो सबमिट करके कौन सा ईपीएफ ऑफिस को, तो ये जो है आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ईपीएफ इस साइट के भी बहुत ही जल्दी जो है वो ऑप्शन जो है आपको अप्लाई करना है तो उसका ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है जिसके तहत आपको पेंशन मिलेगा उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम समझते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे ये कि आपका जो सर्विस है वो मिनिमम 10 साल का होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आपका सर्विस जो है वो 9 ईयर्स एंड 6 मंथ के ऊपर हो गया है देन आप एलिजिबल हो इन शॉर्ट। हाँ, सिंपली आपका सर्विस मतलब आप देखो अप्लाई तो अभी कर सकते हो लेकिन आपको पेंशन मिलना जो है वो मिनिमम आपका सर्विस 9 ईयर 6 मंथ का होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका पेंशन मिलना जो है वो स्टार्ट होगा। वन कैन गेट पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58 ईयर। हाँ एग्जैक्टली आपका 58 ईयर जब आप रिटायर होंगे 58 ईयर के एज पे, तो नेक्स्ट ईयर से ही आपको पेंशन मिलना जो स्टार्ट हो जाएगा। रिड्यूस पेंशन भी आप मतलब आपको इससे पहले वीआरएस ले लेना है या कोई भी XYZ रीजन की वजह से आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर आप जॉब नहीं करना चाहते हो तो रिड्यूस पेंशन जो मिलेगा। कितना रिड्यूस पेंशन, हर एक साल का आप अप्रोक्सीमेटली 3% काट लो, इतना रिड्यूस पेंशन जो है आपको मिलेगा। आप जो डिफर भी कर सकते हो पेंशन टिल द एज ऑफ 60 ईयर। हाँ अगर आपने ऑप्ट किया डिफरमेंट को तो पेंशन जो है वो बाय 4% एवरी डिफर ईयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पेंशन जो होता है वो आपकी फैमिली को भी मिल सकता है। अगर एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया आपको तो आपकी फैमिली जो है उसमें आपकी वाइफ को 50% जो है आपका जो टोटल पेंशन मिलने वाला था उसका 50% आपकी वाइफ को मिलेगा। और अगर आपका वाइफ का भी एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो आपके चिल्ड्रन को आपका टोटल अमाउंट जो मिलने वाला था उसका 25% जो है वो पेंशन मिलेगा। तो क्या ये पुराना पेंशन स्कीम हुआ? काफ़ी लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम ही हो गया। तो मैं आपको बता दूं सारे रूल्स ओल्ड पेंशन स्कीम के ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है, जो हम डिटेल में इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा नहीं है। एम्प्लॉय का पेंशन जो है टोटली मतलब आपको जो है वो मिल सकता है। अब ये हायर पेंशन है क्या? हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है आरसी गुप्ता वर्सेस ईपीएफओ का एक केस चल रहा था, अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर सारे मेंबर जो ईपीएस 95 के तहत जुड़े हुए हैं उसको पेंशन मिलेगा। अब इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट जो था ये लिमिट था 15,000 का। हाँ 15,000 का मतलब मैक्सिमम सेलिंग सैलरी का जो लिमिट था वो 15,000 का था, मतलब 8.33% ऑफ 50,000 करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया 1250 रुपये हर महीने आपको कट रहे थे। और अकॉर्डिंग टू दैट आपका सैलरी लास्ट में कितना भी हो 15,000 का मैक्सिमम लिमिट जो है वो काउंट करके आपको मैक्सिमम पेंशन जो है वो 7,500 रुपीस मिलने वाला था। और अभी भी मिल सकता है अगर आप हायर पेंशन को ऑप्ट ना करो तो हायर पेंशन में क्या है, पेंशन कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 8.33% ऑफ एक्चुअल सैलरी जो है वो आपका अब जो आपका एम्प्लॉयर जो आपके ईपीएफओ फंड में डाल रहा था उसमें ना डाल के अब ईपीएस में डालेगा और वो ईपीएस जो है उसका फिर आपको पेंशन देगा। ये है हायर पेंशन स्कीम। तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा था ईपीएफ में, करंट ईपीएस में, मैंने आपको बताया कि 1250 रुपए ईपीएफ में आपका मतलब ईपीएफ से ईपीएफ के कट के ईपीएस में आपका 1250 रुपए आपका जो है वो जमा हो रहा था। लेकिन हायर ईपीएस अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपका 12% सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस 3.37% सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होगा ये आपका ईपीएफ में होगा और 8.33% सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होगा वो आपका ईपीएस में होगा। हाँ मतलब इतना जो है आपका अब ईपीएस में जाएगा, बाकी का आपका ईपीएफ में आएगा। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन द ईपीएफ वो क्या हो जाएगा, मोर करंट। अगर आप हायर ऑप्शन चूज नहीं करते हो तो करंट जो होगा आपका ईपीएफ अमाउंट बहुत बड़ा होगा और अमाउंट डिपॉजिटेड इन द ईपीएस अकाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा अगर आप हायर ईपीएस ऑप्शन को चूज करते हो। मतलब हायर ईपीएफ आप जो हायर पेंशन ऑप्शन जो है उसको चूज करते हो तो अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, इसका मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा लास्ट में कि कितना फाइनेंशियल फर्क पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट
ईपीएस जो आपको मिलेगा ईपीएफ अमाउंट पे, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपको हर साल मिलता है। जबकि अगर आपने वो मतलब ईपीएस हायर पेंशन आपने ऑप्ट कर लिया तो देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट अमाउंट इन द ईपीएस। आपका जो भी ईपीएस में अमाउंट मतलब 8.33% ऑफ द सैलरी जो आपका जा रहा है ईपीएस में, उसका कोई भी इंटरेस्ट राइट नाउ आपको नहीं मिलेगा। वो पैसा आपका ब्लॉक हो जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपका वो पैसा ब्लॉक हो जा रहा है। तो देखिए पेंशन फॉर्मूला क्या है, सिंपली पेंशन फॉर्मूला को अगर समझें तो करंट ईपीएस जो है इट इज 15,000 सैलरी जो यहाँ पे लिमिट है सैलरी का, और पेंशनेबल सर्विस फॉर एग्जांपल हम गिन ले मैक्सिमम 35 ईयर का पेंशनेबल सर्विस है, तो डिवाइड बाय 70 अगर आप करोगे तो 7,500 रुपीज जो है ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया, पेंशन बन रहा था। लेकिन अब हायर ईपीएस में क्या होगा, देखिए ये भी एक्चुअली चेंज हुआ है 2014 के बाद। हाँ मतलब देखो यहाँ पे 2014 के बाद एक्चुअली पहले ये 15,000 सेलिंग सैलरी था, उसका एक और ऑप्शन था कि एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ सैलरी। लेकिन ये जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसमें ये भी एक कैच है कि यहाँ पे आपका एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ अब नहीं देखा जाएगा, एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ सैलरी देखा जाएगा। इसका मतलब आपका लास्ट 5 इयर्स का जो सैलरी है उसका एवरेज किया जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपका सैलरी राइट नाउ 50,000 है, अगर समझ लो आपका सैलरी राइट नाउ 50,000 है और अराउंड 30 ईयर आपको और जॉब करना है, तो सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट गिनो। देखो मैं यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्रीमेंट या कोई भी आपका प्रमोशनल इंक्रीमेंट जो 5 साल या 8 साल या काफ़ी जगह 12 साल के बाद मिलता है वो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंक्रीमेंट जो एवरी ईयर 3% जो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है उसको कैलकुलेट किया है, तो भी आपका लास्ट 5 ईयर का एवरेज सैलरी जो है वो अराउंड 2 लाख होगा। और वो 2 लाख जो है एवरेज, देखो मैं एजम्पशन और राउंड फिगर्स पे अभी चल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स में आपको नहीं बता रहा हूँ तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताने जाऊंगा तो। इसलिए यहाँ पे 2 लाख का सिंपली आपका देखो। अब देखो यहाँ पे एक और कैच है, मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम एज जो है मतलब आपका मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस जो है वो मैक्सिमम 35 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा काउंट नहीं किया जा सकता। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा सर्विस अगर 35 ईयर का हुआ तो 35 + 2। अच्छा अब ये +2 क्या आया सर नया, ये भी आपको समझना है। यहाँ पे देखो अगर आपका एवरेज जो टोटल पेंशनेबल सर्विस जो है वो मोर देन 20 ईयर्स है तो आपका +2 जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे एक एडवांटेज है, मतलब टोटल पेंशनेबल सर्विस में अगर आपने 20 साल आपने जॉब किया है तो आपको +2 का एडवांटेज दिया जाएगा। इसका मतलब आपका टोटल आपका जो जॉब है वो 33 ईयर्स का हुआ तो गिना जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन के फॉर्मूला में आपका टोटल सर्विस जो हुआ 35 ईयर्स का हो गया। मतलब मैक्सिमम बेनिफिट आपको इतना ही मिल सकता है 33 ईयर की सर्विस का। इसका मतलब देखो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करो कि अगर पेंशनेबल सर्विस जो है वो 37 ईयर हुआ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन में 39 ईयर पेंशनेबल सर्विस में 39 लिखा जाएगा तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम जो काउंट होगा वो 35 ही काउंट होगा और सिंपली 35 डिवाइड बाय 70 करो तो 1/2 मतलब आपका एवरेज निकल जाता है। सो आप सिंपली 1/2 ऑफ सर्विस कर सकते हो। पहले ये था कि लास्ट 1 ईयर का 1/2 किया जाता था, जब यहाँ पे ये हटा के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कर दिया है, लास्ट 60 मंथ का एवरेज लिया है। हाँ इसका मतलब लास्ट 5 ईयर का जो आपका एवरेज सैलरी है उसका आपको 1/2 करना है और उतना पेंशन जो है ये आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज समझो कि आपको जो ये पेंशन मिलेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगा, ये कब तक मिलेगा, जब तक आप जियोगे तब तक आपको ये पेंशन मिलेगा। तो क्या सर इसमें इंक्रीमेंट होगा, क्या इसमें डीए मिलेगा जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में मिल रहा था, कि ये तो एग्जैक्टली ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ही हो गया। हाँ ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा ही था कि आपका कंट्रीब्यूशन करता था और आपको जो है गवर्नमेंट बाद में आपका सैलरी देता था, आपका एक जीपीएफ अकाउंट था जिसमें आपको पैसा मिल रहा था और बाद में आप रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रहा था। तो ये था ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा नहीं है। क्या नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको जो है वो इन्फ्लेशन भी मिलता है, मतलब आपका डीए भी बढ़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है आपका सैलरी की तरह ही है जिसमें आपको डीए मिलता
बढ़ता है, इसका मतलब आपका डीए जैसे गवर्नमेंट बढ़ाती है सैलराइज एम्प्लॉय के लिए, तो पेंशनेबल एम्प्लॉय का भी डीए जो है वो बढ़ता है। मतलब यहाँ पे आपका एक सैलरी ही मिल रहा था ओल्ड पेंशन स्कीम में, जो इसमें नहीं है। इसमें आपको ये फिक्स अमाउंट मिलेगा जिसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। हाँ, फिक्स अमाउंट डिपेंड होगा आपकी लास्ट 5 ईयर की सैलरी पे, लेकिन ये फिक्स अमाउंट जो है, ये फिक्स अमाउंट आप जितना जियोगे तब तक आपको ये फिक्स अमाउंट मिलेगा। इसमें कोई भी इंक्रीमेंट जो है ये नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या एडवांटेज होगा, चलिए इसकी बात करते हैं। इन दोनों को हम पहले कंपेयर करते हैं, बाद में मैं आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ कितना आपका लॉस हो रहा है, कितना एडवांटेज हो रहा है और आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले देखो, आपकी वाइफ अगर हाउसवाइफ है तो आपको हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट करना ही करना चाहिए। हाँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आपका सिंपली मैं बता दूँ, फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशन आप पूरा करोगे तो कैलकुलेशन में आप पाओगे कि आपको मिनिमम, अगर आपका राइट नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 सैलरी है, 2 लाख में से मतलब लाख रुपये भी आपको पेंशन मिल रहा है, जो एवरेज सैलरी आपका 2 लाख हो रहा है, तो लाख में से अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी वाइफ को 50,000 रुपीज़ जो है वो पेंशन मिलेगा, जो पेंशन अच्छा पेंशन है, बहुत ही हाई पेंशन है। अगर आपने ऑप्ट नहीं किया तो अराउंड मतलब आपका 7,500 में भी हाफ हो गया, मतलब अराउंड जो है वो 3,300 अराउंड जो पेंशन जो है वो अराउंड मिलेगा, जो बहुत ही लो है आपकी वाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है तो आपको ये पेंशन स्कीम, हायर पेंशन स्कीम आपको ऑप्ट करना ही करना है। दूसरा अगर आप बात करो सोशल सिक्योरिटी की, तो सोशल सिक्योरिटी जो है उसमें आपको देखो क्या है, इसमें सोशल सिक्योरिटी हायर पेंशन स्कीम में बहुत ही बढ़िया मिलेगा, जबकि करंट ईपीएस स्कीम में आपको खुद से आफ्टर द एज ऑफ 16 पूरा आपका जो कॉर्पस मनी है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, अब इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा डिटेल में, बाद में हम इस एडवांटेज डिसएडवांटेज की ओर आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है उसी से हम अगर आगे बढ़े तो आपका सैलरी 50K है राइट नाउ। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि राइट नाउ आपका सैलरी 50K है और आपका 30 ईयर का सर्विस जो है वो अभी अराउंड बाकी है, या तो अराउंड 28 to 30 ईयर का सर्विस आपका बाकी है। तो टोटल आप इतना सर्विस करोगे, मतलब 33 ईयर का कंप्लीट सर्विस अगर आप कर रहे हो, पेंशनेबल सर्विस जो है वो, तो टोटल आपका अमाउंट देखो अब क्या है, ईपीएफ जो है इसमें आपको 12% जो है आपका जो कट रहा है टोटल, उस पर आपको 8.1% इंटरेस्ट मिल रहा है राइट नाउ। अगर हम कंसीडर करें कि लाइफ टाइम, मतलब देखो ऐसा तो होगा नहीं, ये शायद कम ही होता जाएगा। 8.1% इंटरेस्ट जो है ऐसा नहीं कि आज के 30 साल बाद भी मिल रहा होगा, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहाँ पे 8.1% इंटरेस्ट जो है वो आपको लास्ट तक मिलेगा ही मिलेगा, पूरा 8.1% इंटरेस्ट जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा। और अगर आप ईपीएस ऑप्ट कर रहे हो, मतलब हायर पेंशन ऑप्ट कर रहे हो, आप ईपीएस में जा रहे हो, मतलब ईपीएस में आपका पूरा पैसा जो 8.33% जो है वो कटवा रहे हो, तो क्या होगा, ये इंटरेस्ट 8.1% आपको नहीं मिलेगा। तो टोटल कॉर्पस जो आपका होगा, मतलब टोटल जो मनी आपके हाथ में आएगा, जो आपका मतलब आप जब आपका जब जॉब खत्म होगा तब आपको जो क्यूमुलेटिव अमाउंट जो मिलेगा टोटल आपका, वो ईपीएफ में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3 करोड़ रुपीस होगा और ईपीएस में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 करोड़ रुपीस होगा। तो सीधा यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ गया 1 करोड़ रुपए का। हाँ, इतना अराउंड देखो, मैं अगेन राउंड फिगर कंसीडर कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस का डिफरेंस यहां पे आएगा। और यहां पे दूसरा मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको पर मंथ कितना पेंशन मिलने वाला है, यहां पे पर मंथ पेंशन मिलने वाला है आपको 7,500 रुपए, जबकि यहां पे आपको पर मंथ पेंशन मिलने वाला है अराउंड 1 लाख रुपए, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो यहां पे जो आपका पेंशन जो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपका जो कॉर्पस अमाउंट है उसमें भी 1 करोड़ रुपीस का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैंने ये सारे कैलकुलेशन किए हैं तब मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 1 करोड़ रुपीस का डिफरेंस यहां पे आप कैलकुलेट करो और यहां पे आप कैलकुलेट करो अराउंड 90 लाख का जो डिफरेंस आपको आ रहा है, अराउंड 92 लाख आप गिन लो, मतलब सॉरी 92,000 का आपका जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये गिन लो। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एक्चुअल में बहुत बड़ा है।
हाँ क्यों, देखो आपको सिंपली फाइनेंशियली तो जो है वो लॉस ही होगा। कैसे लॉस होगा सर, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ये 3 करोड़ रुपीस को आप गिन लो कि 3 करोड़ रुपीस जो है वो एवरेज आप 5% इंटरेस्ट रेट पे रख रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ मतलब इतना इंटरेस्ट रेट तो मैं बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट काउंट कर रहा हूँ, एफडी में भी इससे ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन आप एफडी कर रहे हो, गिन लो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और उसमें आप मतलब रख रहे हो, तब भी जो है आपका गिनोगे आप तब भी आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट जो मिलेगा पर मंथ जो आपका इंटरेस्ट, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शंस होते हैं कि पर मंथ आप उसका सैलरी ले लो, पर मंथ जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो कटवा के सीधा आपका अकाउंट में डलवा दो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बाद आपका जो ये आपको मिलने वाला है पेंशन, अगर उसको काउंट करोगे तो पर मंथ अराउंड 8,000 रुपीज़ का लॉस आपको होगा इनिशियली। हाँ ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सारे कैलकुलेशंस करके बता रहा हूँ कि पर मंथ अराउंड 8,000 रुपीज़ का लॉस होगा आपको हायर पेंशन स्कीम में, लोअर पेंशन स्कीम में नहीं, मतलब आपका करंट जो है उसमें नहीं। अगर आप हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो पर मंथ अराउंड 8,000 रुपीज़ का लॉस आपको हो सकता है। ये बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका टैक्स जो है वो कुछ भी नहीं लग रहा है आके, हालांकि आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ईपीएफ में अगर आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है मोर देन मतलब 2,50,000 रुपीज़ है तो उस पर राइट नाउ इंटरेस्ट लगता है। हाँ बिल्कुल उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो ये भी जो है ये अभी आगे और गवर्नमेंट के स्कीम्स आएंगे, आगे और बजट आएंगे, उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं कर रहे। और यहाँ पे मैं करंट कंडीशन जो है उसको कंसिडर करके सारे कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अराउंड इतना मिनिमम लॉस होगा। इसमें आपको देखो ज़्यादा भी आप कमा सकते हो अगर आप शेयर मार्केट करते हो या तो एसआईपी वगैरह करते हो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब इसमें आपको जो है आपका कॉर्पस अमाउंट आप इन्वेस्ट करना जानते हो, बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो आपके लिए अभी जो करंट ईपीएफ का स्कीम जो है जहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, मतलब आपका 12% पे आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा जब एंड में जाओगे तब। क्योंकि ईपीएस में क्या हो रहा है, आप अपना पैसा को ब्लॉक कर दे रहे हो जिसपे आपको जब तक आपकी लाइफ मतलब आपका सर्विस खत्म नहीं होगा तब तक कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन केस कभी भी कुछ भी आपको हो गया तो ईपीएफ का जो भी क्यूमुलेटिव अमाउंट हुआ है, फॉर एग्जांपल ईपीएफ में आपका अमाउंट राइट नाउ आपका एज हुआ है 55 ईयर और एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया और यहाँ पे आपका 2 करोड़ रुपये हुआ था और ईपीएस में आपका जो है वो 1 करोड़ रुपये ही हुआ था, तो मतलब आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट 1 करोड़ रुपये जो है वही आपके फैमिली को मिलेगा और बाद में आपका पेंशन जो है वो मिलेगा। जबकि यहाँ पे मतलब जो आधा पेंशन है आपकी वाइफ को और 25% चिल्ड्रन को वो मिलेगा, जबकि यहाँ पे ये पूरे का पूरा 2 करोड़ रुपीस जो है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे ईपीएस में एक बार आपने ब्लॉक कर दिया फिर आप उठा नहीं पाओगे, वो ब्लॉक ही हो गया, फिर आपको पेंशन के रूप में ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप समझना चाहो तो सिंपली मैं आपको बता दूं, अगर आफ्टर द एज ऑफ 60, देखो इतना एफिशिएंसी आपके दिमाग का रहता नहीं है, पहली बात। दूसरा मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 5%, देखो इंटरेस्ट रेट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कितना अप जाएगा कितना कब डाउन जाएगा, आज से 30 साल बाद कितना, देखो इन्फ्लेशन भी आप काउंट करो तो देखो मैंने आपको बताया कि 1 लाख का आपको पेंशन मिलेगा, तो इसको भी आपको समझना है। तो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर आप 6% इन्फ्लेशन काउंट करो एवरी ईयर, तो अभी तो सर आपको लगेगा कि आप तो करोड़ में बात कर रहे हो, आप लाखों में बात कर रहे हो, लेकिन आज से 30 साल बाद ये 1 लाख रुपया जो है उसका वैल्यू अराउंड 30,000 करंट रुपीज जो है वही है, ये भी आपको देखना होगा। हाँ देखो यहाँ पे मतलब अगर देखो यहाँ पे आपको पेंशन तो अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आज मुझे कोई बोल दे कि आज मतलब करंटली कल से मुझे मेरा जॉब खत्म हो रहा है और कल से मुझे 30,000 रुपीज़ पेंशन मिल रहा है, तो 2 लोग आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं, इतने पैसे में बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको इतना पेंशन तो बिल्कुल मिलने वाला है कि आप अपना लाइफ जो है वो ईजीली जो है वो आराम से जी पाओ। इसीलिए मैंने आपको ऊपर बताया इन्फ्लेशन को भी अगर आप काउंट कर रहे हो
तो आपको पेंशन स्कीम में एक चीज़ है कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है। आपने अपना जो फैमिली लाइफ जो है, मतलब आपका फैमिली का जो लाइफ आफ्टर द योर रिटायरमेंट जो है वो आपने सिक्योर कर लिया है, अगर आप हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो चलिए और यहाँ पे देखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस आपको कुछ हो गया अभी तो आपकी वाइफ को भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई फंड मैनेजर नहीं रखना पड़ेगा, जो उसका पेंशन जो है वो हाई पेंशन जो है वो ऑलरेडी उसको मिलता रहेगा। देखो एक और चीज़ बातें चल रही है, ये कहीं भी कभी भी आ सकता है। अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया टैक्स जो आप ईपीएफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो उस पे, तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ईपीएफ अमाउंट मैंने आपको दिखाया करोड़ रुपीस में है। तो उस पर अगर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने तो उस टैक्स पे आप काउंट करो तो आपका अराउंड 20 to 30 लाख रुपीस तो ऐसे ही चला जाएगा। जबकि यहाँ पे भी टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन टैक्स कम लगेगा क्योंकि आपका कॉर्पस अमाउंट जो है वो कम है इसलिए। ईपीएफ इंटरेस्ट रेट बात करो, जैसे मैंने आपको बताया कि ईपीएफ इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे लेस पेंशन है तो लेस इंटरेस्ट जो होगा तो हैवी लॉस होगा ईपीएफ अकाउंट पे, लेकिन हायर पेंशन एवरी मंथ जो है वो आपको कंफर्टेबल फंड देगा आपके हाथ में, जो आपको उस टाइम जीने के लिए चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि आप करंट कंडीशन काउंट करो तो अराउंड 30,000 रुपीज़ पर मंथ अगर अभी आपको मिल रहा है तो वो इससे इजीली अपना गुजारा आप कर पाओगे। अगर एम्प्लॉय, देखो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन, एक और कैलकुलेशन है उसका भी मैं आपको कंसिडरेशन बताता हूँ। अगर आप खुद और आपकी वाइफ जो है अगर 75 ईयर तक आप जीते हो दोनों तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वेरी हाई पेंशन जो है वो आपको एफी लाइफ देगा, और 75 ईयर तक मतलब आप जी रहे हो तो आपका लो पेंशन जो है वो आपका डेली लाइफ जो है अफेक्ट कर सकता है। मतलब अगर आप हेल्थ फ्रीक हो तब भी आपको हायर पेंशन की ओर ही जाना चाहिए। हाँ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन हायर पेंशन का बिल्कुल एडवांटेज है अगर आप ज़्यादा जी रहे हो। ये तो कोई भी पेंशन में होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम में भी ऐसा ही था। अगर आप ज़्यादा जी रहे हो तो ओल्ड पेंशन स्कीम में भी ज़्यादा एडवांटेज था। यहाँ भी पेंशन स्कीम, देखो एक मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बता दूँ, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, ये सारी स्कीम में ऑलवेज फाइनेंशियल लॉस होता है आपको। हाँ यहाँ भी फाइनेंशियल लॉस मैंने आपको बताया कितना आपको होगा अराउंड, हाँ अराउंड कैलकुलेशन करके राउंड फिगर मैंने आपको बताया फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन कंफर्ट जो होता है लाइफ का वो आपका बढ़ जाता है। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए। इफ एम्प्लॉय स्पाउस जो है अराउंड 65 ईयर की एज तक ही जी पा रहा है या उससे कम जो है वो जी पा रहा है, तो क्या होगा कि हाई एक्यूमुलेटेड ईपीएफ अमाउंट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प करेगा। जबकि आपने जो अपनी पूरी लाइफ में सेव किया है पैसा, वो पूरा पैसा क्या हो जाएगा, और पूरा पैसा एक्चुअली चला जाएगा। हाँ आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है 35 ईयर तक की सर्विस में, वो आपका फैमिली जो है वो एंजॉय एक्चुअली नहीं कर पाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हाँ अगर आप सिंपल बात करोगे तो जब आप रहोगे ही नहीं तो आपको फिर उस पैसे का करना क्या है। और आप कोई भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में पैसा उठाना चाहते हो तो यहाँ पे एक ए भी कैच है कि आप जो है वो पैसा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि हायर ईपीएस में जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो 8.3% है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो फिर पैसा आप उठा नहीं पाओगे। जबकि यहाँ पे हायर ईपीएफ अमाउंट जो है वो कभी भी आप उठा सकते हो, कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे, जो पिछले 2-3 साल में तो बहुत सारी आई है। अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे, देखो मैं आपको समराइज करके और बताऊं इस पूरे वीडियो को, तो सिंपली मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कंफर्ट लाइफ चाहिए, अगर आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, और अगर आप अपनी फैमिली के बारे में, मतलब फैमिली को भी एश्योर करना चाहते हो कि आप जो है मतलब आपके ना रहने के बाद भी अच्छी लाइफ जो है वो जी पाओगे, तो आपको हायर पेंशन स्कीम जो है वो ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली देखो, आपको पैसा किसमें ज़्यादा मिलेगा, तो आपको पैसा जो है वो अभी राइट नाउ पेंशन स्कीम जो है उसमें बिल्कुल ज़्यादा मिलेगा। आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे उस पैसे को तो आप इससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है अपना पैसा जो बना सकते हो। पैसे का एक ऑलवेज रूल होता है, जितना उसको रोटेशन में रखोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा, जितना ब्लॉक करोगे उतना कम मिलेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप अपने पैसे को ब्लॉक ही कर रहे हो, तो आपका जो फाइनेंशियल लॉस जो है वो तो होगा ही होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको हायर पीपीएफ ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने जितने भी कैच
में मुझे पता थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ऑलमोस्ट जितना भी मैंने आपको बताया है वो 100% सही और पूरा रिसर्च करके बताया हुआ है, फिर भी आपको कुछ गलत भी लग रहा है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।